नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो जो अपडेट सामने आई है वो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को काफ़ी हद तक क्लियर कर देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसका लीडरशिप डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के पास है, उसने 114 एडिशनल राफेल जेट्स के प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जहां से कोई भी डिफेंस डील सिर्फ आइडिया नहीं रहती बल्कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग ट्रैक पर आ जाती है। अब अगला स्टेप ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अंडर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस प्रपोजल को देखेगी। अगर वहां से भी क्लियरेंस मिल जाती है तो फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से आएगा, जिसको पीएम मोदी हेड करते हैं। मतलब सिस्टम के सबसे टॉप लेवल पर इस डील को सीरियसली पुश किया जा रहा है। अब प्लानिंग ये है कि फरवरी के आसपास डील को फाइनल शेप दे दी जाए, क्योंकि उसी टाइम पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की मीटिंग एक्सपेक्टेड है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये अर्जेंसी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ काफ़ी नीचे आ चुकी है और हर साल डिले का मतलब ऑपरेशनल रिस्क बढ़ना होता है। अब सवाल उठता है कि इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को ही दोबारा क्यों चूज़ किया। तो एयरफोर्स ऑलरेडी 36 राफेल जेट्स ऑपरेट कर रही है जो फुली कॉम्बैट रेडी हैं। नेवी भी राफेल एम ले चुकी है। ट्रेनिंग सिस्टम्स, वेपन्स, सिमुलेटर्स, स्पेयर, मेंटेनेंस सब कुछ ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। अंबाला एयरबेस पर राफेल का डेडिकेटेड ट्रेनिंग और एमआरओ इकोसिस्टम पहले से काम कर रहा है। इसीलिए जैसे ही नए जेट्स आएंगे उनको इंडक्ट करना फास्ट और स्मूथ होगा। और सच यही है कि शॉर्ट टर्म में राफेल के अलावा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो प्रूवन भी हो, अवेलेबल भी हो और बिना ज़्यादा रिस्क के लार्ज नंबर में इंडक्ट हो सकें। वो बात अलग है कि सोर्स कोड के बिना हमें कोई भी इंटीग्रेशन या अपग्रेड के लिए फ्रांस का अप्रूवल चाहिए होगा। और यहाँ तेजस MK2 और AMCA तो फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं और उनके फुल्ली रेडी होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अगली खबर पे चलें तो सोर्सेस के मुताबिक जो अपडेट आ रही हैं वो ये हैं कि इंडियन एयरफोर्स SU-57E को किसी ट्रेडिशनल एयर सुपीरियरिटी फाइटर की तरह नहीं देख रही। इंडियन एयरफोर्स का फोकस इस एयरक्राफ्ट को एक डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में देखने का है, जो वॉर के बिल्कुल डे 1 पर दुश्मन के टेरिटरी के अंदर तक घुसकर हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। इंडियन एयरफोर्स के लिए SU-57E का प्लस पॉइंट डॉग फाइट के साथ साथ इसका लॉन्ग रेंज इंटरनल वेपन बे और हैवी स्ट्राइक वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी है। मतलब आइडिया ये है कि एयरक्राफ्ट रडार से बचकर हैवीली डिफेंडेड एरिया के अंदर जाए, अपना काम करे और सेफली वापस आ जाए। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स इसको एक स्टिल्थ इनेबल्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के तौर पर एवल्यूट कर रही है, ना कि प्योर एयर डोमिनेंस फाइटर के रूप में। इंडियन एयरफोर्स ने रसिया को ये भी क्लियरली बता दिया है कि अगर SU-57E लेना है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरा नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइक वेपन पैकेज चाहिए। मतलब फाइटर के साथ साथ ऐसे वेपन्स जो अंदर से कैरी हो सकें, स्टिल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआत में ही डिसेबल कर दें। इस कॉन्टेक्स्ट में रसिया ने इंडिया को KH-60N ऑफर किया है। ये एक लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल है जो SU-57 के इंटरनल बे के अंदर फिट होती है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है और ये कमांड सेंटर्स, हार्डन टारगेट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए डिजाइन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रसिया इस मिसाइल के लिए फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है ताकि इंडिया इसे लोकली बना सके। एयर डिफेंस तोड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स की नज़र एक और मिसाइल पर है, KH-58। ये स्पेशली इंटरनल बे के लिए डिज़ाइन की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो एनिमी के रडार सिस्टम को पहले ही नॉकआउट कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स इसे चाइनीज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी यूजफुल मानती है। सबसे ज़्यादा डिस्कशन एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर है जिसे रसिया ग्रेमलिन या मिनी किंजल के नाम से डेवलप कर रहा है। ये मिसाइल भी SU-57 के अंदर फिट होने के लिए डिजाइन की जा रही है और मैक 8 से 10 के आसपास स्पीड से टारगेट तक पहुंच सकती है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक ऐसा वेपन हो सकता है जो वॉर के बिल्कुल पहले घंटे में ही एनिमी के मोस्ट क्रिटिकल टारगेट को खत्म कर दे। अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट आती है ब्रह्मोस 2K को लेकर। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया और रसिया के बीच इस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात अब ठीक ठाक नहीं चल रही।
सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 के अगर सीरियल प्रोडक्शन में जाती तो हर मिसाइल की प्राइस इतनी ज़्यादा हो सकती थी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए इसे लार्ज नंबर में लेना प्रैक्टिकल नहीं होता। ओरिजिनली ब्रह्मोस 2K का कॉन्सेप्ट रसिया के जिरकॉन मिसाइल से जुड़ा हुआ था, जिसमें रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक प्रपल्जन यूज होनी थी। इससे इंडिया को हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी जल्द मिल सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रसिया प्रपल्जन सिस्टम के साथ मिसाइल की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती। मतलब जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस आज ऑलरेडी काफ़ी महंगी है, ब्रह्मोस 2K उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती। इस पॉइंट पर पिक्चर थोड़ी चेंज होती है क्योंकि DRDO अपने इंडिजिनस स्क्रैमजेट इंजन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिखा रहा है। DRDO के हैदराबाद बेस्ड लैब ने रिसेंटली 12 मिनट से ज़्यादा का फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में इतना लॉन्ग स्टेबल कंबस्टन मेंटेन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इससे पहले भी इंडिया ने 1000 सेकेंड्स के सब स्केल टेस्ट और 120 सेकेंड के अर्ली टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ ये क्लियर है कि इंडिया अब फॉरेन हाइपरसोनिक प्रपल्जन पर डिपेंड रहने के बजाय खुद का स्क्रैमजेट इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिजिनस स्क्रैमजेट मैच्योर हो जाता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ चीपर ही नहीं होगी, बल्कि उनकी मास डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल हो पाएगी। इसी वजह से अब डिफेंस सर्कल्स में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी महंगी फॉरेन टेक डिपेंडेंट ब्रह्मोस 2K जैसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है भी या नहीं। ब्रह्मोस आज भी इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बैकबोन है, लेकिन हाइपरसोनिक फ्यूचर क्लियरली मेक इन इंडिया स्क्रैमजेट रूट की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अगर DRDO इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो पॉसिबल है कि आने वाले सालों में इंडिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कंप्लीटली इंडिजिनस इंजन के साथ ही ऑपरेशनल हो जाए। अब बात करते हैं एक पॉजिटिव और ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट की। भारत फोर्ज की एरोस्पेस डिवीज़न ने इंडियन आर्मी के लिए अनमैन्ड सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 300 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्रैक्ट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 6 फ्रेमवर्क के अंडर आए हैं, मतलब सिस्टम को फास्ट ट्रैक बेसिस पर इंडक्ट किया जाना है। इन ऑर्डर्स के अंडर भारत फोर्ज आर्मी को ISR प्लेटफॉर्म्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन सप्लाई करेगा। कंपनी के अनमैन्ड सिस्टम जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 9, बायोनेट और क्लेवर स्पेसिफिकली इंडियन टेरेन और इंडियन ऑपरेशन नीड्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। आर्मी का फोकस अब क्लियर है कि जल्दी इंडक्ट करो, रिलायबल सिस्टम लाओ और स्केलेबिलिटी रखो। भारत फोर्ज इसी डायरेक्शन में एडवांस ऑटोनॉमी, AI और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर काम कर रहा है, ताकि ड्रोन्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकें। ओवरऑल भारत फोर्ज अब कंप्लीट बैटलफील्ड रेडी सिस्टम डिलीवर कर रही है, जो डायरेक्टली आर्मी और नेवी के ऑपरेशन गैप को फिल कर सकती है। तो आप क्या कहेंगे इन खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।